नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोक सेवा आयोग कंप्लीट कर चुके थे। संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। आज की क्लास में हम नीति आयोग, क्रमबद्ध रूप से देख लें आप, योजना आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और नीति आयोग। तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे इस क्लास में। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के संदर्भ में कुछ प्रमुख बातें हैं, उनका अध्ययन करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीति आयोग। ये आपका कौन सा आयोग? योजना आयोग। योजना आयोग, अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो योजना आयोग के बारे में आप ध्यान रखेंगे भाई, ये गैर संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय कैसा निकाय है? तो सलाहकारी प्रवृत्ति का निकाय, सलाहकारी प्रवृत्ति का निकाय है। सलाहकारी प्रवृत्ति का निकाय है। उन्नीस सौ 46 में केसी नियोगी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। नेतृत्व में एक समिति क्या की गई भाई? गठित की गई। उन्नीस सौ 46 में केसी नियोगी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई और इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर कार्यपालिका प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव, राष्ट्रपति के आदेश, कुछ भी मान लें, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या किया गया भाई? गठन किया गया। तो 1946 में केसी नियोगी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई और इस समिति की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव या कार्यपालिका प्रस्ताव या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। अब देखिए, भारत में योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में सर्वोच्च जो संस्थान था वो कौन सा था भाई? वो था योजना आयोग। आजादी के बाद में भारत में योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में जो सर्वोच्च संस्थान था वो योजना आयोग ही हुआ करता था और गैर संवैधानिक निकाय के रूप में सलाहकारी प्रवृत्ति का आयोग था। ये कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। अब देखिए, इसका गठन का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था योजना आयोग के गठन का उद्देश्य? कि भाई आज़ादी के बाद में
जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में भारत में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था या सोवियत संघ का जो मॉडल था उसके अनुरूप स्वरूप अपनाया गया। तो सोवियत संघ की शासन व्यवस्था या सोवियत मॉडल अपनाया गया। सोवियत संघ में क्या हुआ करता था भाई, इसमें 1 वर्षीय या पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर शासन संचालित किया गया था। 1 वर्षीय या पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर शासन चलाया जाता था। तो स्वतंत्रता के बाद में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था का जो मॉडल है भारत ने अपनाया और सोवियत संघ में 1 वर्षीय या पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर शासन संचालित किया जाता था। यही स्वरूप अपने यहाँ पर अपनाया गया भाई। और उसके बाद में योजना ऐसी जो 1 वर्षीय या पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर सोवियत संघ में शासन चलाया जाता था, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी ऐसी योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। 1 वर्षीय या पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करने के लिए, योजनाओं का निर्माण करने के लिए ही सोवियत संघ के मॉडल के आधार पर ही भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था भाई 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग ही भारत में फिर पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने लगा। पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करने लगा, निर्माण। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो स्वरूप हमने रूस से सोवियत संघ से ग्रहण किया है। और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था प्राचीन, ये स्वतंत्रता के बाद में भारत में, तो योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। अब योजना आयोग का कार्य क्या था भाई, तो कार्य ये था, देश में उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधनों का पता लगाना। भौतिक संसाधनों का पता लगाना। देश में उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक संसाधनों का पता लगाने का कार्य करता था योजना आयोग। और इन संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु, इन संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु योजनाओं का निर्माण करना। योजनाओं का निर्माण करना, यह कार्य था योजना आयोग का। और इसके लिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण भी कौन करता था भाई, योजना आयोग ही करता था। यह आपको ध्यान में रखना है। इसकी संरचना ध्यान रख लेंगे। योजना आयोग की संरचना किस प्रकार की थी, तो भाई इसका एक तो होता था अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता था, भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का क्या होता था, पदेन अध्यक्ष होता था। एक होता था उपाध्यक्ष, ये पीएम द्वारा नियुक्त होता था, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता था। और इसका दर्जा किसके समान था भाई, कैबिनेट मंत्री के समान। कैबिनेट मंत्री के समान इसका दर्जा होता था। और इसके अलावा सदस्य 2 प्रकार के, एक तो होते थे पूर्णकालिक, इनका दर्जा राज्य मंत्री के समान था।
दर्जा राज्य मंत्री के समान था। और एक होते थे अंशकालिक भाई, केंद्रीय कैबिनेट के सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता था योजना आयोग में। और योजना आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल, ये इसमें क्या होते थे भाई, शामिल होते थे योजना आयोग में। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी संरचना थी। यही बातें हैं योजना आयोग के संदर्भ में और कोई विशेष बातें नहीं है भाई। योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय, एक सलाहकारी प्रवृत्ति का निकाय था। आयोग 1946 में केसी नियोगी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी और उसी समिति की सिफारिश पर कार्यपालिका प्रस्ताव या राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में योजनाओं का निर्माण करने में जो सर्वोच्च संस्थान था वो योजना आयोग ही था भाई। और आज़ादी के बाद में हमने सोवियत संघ की शासन व्यवस्था का मॉडल स्वरूप अपनाया और सोवियत संघ में 1 वर्षीय 5 वर्षीय योजना बनाकर शासन चलाया जाता था। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर योजना आयोग गठित किया गया योजनाओं का निर्माण करने के लिए, और योजना आयोग ने 5 वर्षीय योजनाओं का निर्माण शुरू किया। योजना आयोग का कार्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक संसाधनों का पता लगाना और इन संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु योजनाओं का निर्माण करना। संरचना में अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता था, इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता था। सदस्य पूर्णकालिक और अंशकालिक 2 प्रकार के दर्जा, पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री के समान दर्जा था और अंशकालिक सदस्य ये प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट के जो सदस्य थे उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इसमें शामिल होते थे। इसके बाद में बात करते हैं भाई राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी वही संस्था है भाई, गैर संवैधानिक। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था और सलाहकारी प्रवृत्ति की संस्था इसको माना जाता है। 6 अगस्त 1952 को स्थापना कब हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की? 6 अगस्त 1952 को कार्यपालिका आदेश के द्वारा। कार्यपालिका आदेश के द्वारा 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ। यह एक गैर संवैधानिक संस्था या निकाय था, सलाहकारी प्रवृत्ति का निकाय। और इसमें संरचना की बात करें तो संरचना में भाई इसका अध्यक्ष होता था भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष वही भाई योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष इसका भी उपाध्यक्ष होता था। तो जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता था वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी क्या होता था भाई? उपाध्यक्ष होता था। बात करें तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
और जिनमें नहीं है वहां पर उपराज्यपाल। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल इसमें शामिल होते थे, सदस्य के रूप में शामिल होते थे। ये ध्यान में रखना है भाई। कार्य क्या था राष्ट्रीय विकास परिषद का? कार्य तो कार्य यही था, योजना आयोग द्वारा निर्धारित योजनाओं को अनुमोदन जो योजना आयोग के द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी उसका अनुमोदन देने का कार्य करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का कार्य हुआ करता था। तो ये आप राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी ध्यान में रखेंगे भाई। ये छोटी छोटी बातें हैं। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गैर संवैधानिक संस्था, 6 अगस्त 1952 को कार्यपालिका आदेश के द्वारा इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता, उपाध्यक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष इसका भी उपाध्यक्ष होता था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल इसमें शामिल होते थे। और योजना आयोग के द्वारा निर्धारित योजनाओं को अनुमोदन देने का कार्य एनडीसी करता था। और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली जो समस्त प्रकार की बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। अब देखिए भाई, अब हम पढ़ते हैं, अगला हमारा विषय आता है नीति आयोग। नीति आयोग अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से नीति आयोग। इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है नेशनल, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर, टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग और आई का मतलब होता है इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या नाम है भाई पूरा हिंदी में? नीति आयोग का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का पूरा नाम है। अंग्रेजी में नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब नीति आयोग की बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो गठन 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। किसके स्थान पर भाई? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015
2015 को। अब योजना आयोग को क्या कर दिया गया भाई, समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त, और उसके स्थान पर क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। देखिए पृष्ठभूमि, योजना आयोग आप पढ़ रहे थे। योजना आयोग में शुरुआत में ये बात आई थी कि आज़ादी के बाद में भारत में सोवियत संघ की जो शासन की व्यवस्था थी उसके आधार पर ही शासन, उस मॉडल को ही भारतीयों ने अपनाया। भारतीय राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है सोवियत संघ की विचारधारा के ऊपर आधारित है भाई। प्राचीन समय में आज़ादी के बाद में जो ही हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने विकल्प था कि हम अमेरिकी व्यवस्था को अपनाएं या सोवियत संघ की विचारधारा को अपनाएं। तो सोवियत संघ की विचारधारा वाले स्वरूप को ज़्यादा महत्व दिया, जहां पर 1 वर्षीय या 5 वर्षीय योजनाएं बनाकर शासन चलाया जाता था। तो इसी प्रकार से उस व्यवस्था को लागू करने के लिए, उस व्यवस्था के अनुरूप भारत का शासन चलाने के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ पर भी योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता थी, और योजनाओं को लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग के द्वारा फिर 5 वर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। लेकिन वर्तमान समय में जो विभिन्न प्रकार की जरूरतें हैं उनको पूरा करने की दिशा में योजना आयोग को जो कार्य करना चाहिए था वो अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। तो जब हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात की घोषणा की कि योजना आयोग जिन मकसदों, जिन उद्देश्यों की स्थापना करने के लिए, जिन उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था, उन उद्देश्यों में ईमानदारी से कहा जाए तो सफल नहीं हो पाया है। उसके स्थान पर हमें एक नया संस्थान बनाने की आवश्यकता है, और वो कौन सा संस्थान होगा, नीति आयोग होगा, ये घोषणा की थी। फिर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का क्या हुआ था, समापन हुआ, और नीति आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ था। तो ये बातें प्रारंभिक तौर पर नीति आयोग में आपको ध्यान में रखनी है पृष्ठभूमि में। अब बात करते हैं नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना, तो नीति आयोग की संरचना में भाई एक तो होता है अध्यक्ष। नीति आयोग में अध्यक्ष कौन होता है, वो योजना आयोग वाली बात है, भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के बाद में ठीक वही बात जो योजना आयोग में थी, एक होता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष तो इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई, प्रधानमंत्री करता है, और इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान इसका दर्जा हुआ करता था, होता है। वर्तमान में है ना नीति आयोग, तो इसका दर्जा किसके समान होता है, कैबिनेट मंत्री के समान होता है। उपाध्यक्ष के बारे में ये भी ध्यान रख लें भी साथ में, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, राजस्थान से बिलोंग करते हैं भाई, शाहपुरा भीलवाड़ा से, अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग में, राजीव कुमार। वर्तमान उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है, राजीव कुमार। तो ये बातें आप संरचना पढ़ रहे हैं। तो नीति आयोग में अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, इसका दर्जा, उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, सापरा भीलवाड़ा से इनका संबंध था। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है भाई। एक होता है, संरचना में बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो सीईओ ये होता है भाई भारत सरकार के सचिव के समान, भारत सरकार के सचिव के समान, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं भाई। भारत सरकार का जो सचिव होता है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है भाई। तो उस सचिव के समान प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे प्रथम सीईओ, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? महिला थी एक, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु एस खुल्लर। और वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत, वर्तमान सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है भाई? अमिताभ कांत, नीति आयोग में सीईओ हैं। तो संरचना की तीसरी बात हमारी कंप्लीट होती है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। ये 3 बातें हैं भाई। 1 मिनट, योजना आयोग में आप कुछ बातें और ध्यान दें। योजना आयोग यहाँ तक हम पढ़ चुके थे भाई। योजना आयोग में आपको ये बात ध्यान रखनी है, योजना आयोग के बारे में ध्यान रह जाएगा भाई। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष कौन थे? श्रीमान नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे भाई? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये बातें भी ध्यान रखनी है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और अंतिम अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी। तो देखिए हम अध्यक्ष के बारे में पढ़ चुके। उपाध्यक्ष हो गया हमारा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया। उसके बाद में क्या होती है भाई? शासकीय परिषद। शासकीय परिषद, अंग्रेजी में इसको गवर्निंग काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो शासकीय परिषद, इसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री या नीति आयोग का अध्यक्ष? नीति आयोग का अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है? नीति आयोग का अध्यक्ष करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल, और इस गवर्निंग काउंसिल में सदस्य कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल। इसमें क्या होते हैं भाई, सदस्य होते हैं, शामिल होते हैं। तो शासकीय परिषद या गवर्निंग काउंसिल, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री या नीति आयोग के अध्यक्ष। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं सदस्य के रूप में। और बात करें संरचना में, तो इसमें क्षेत्रीय परिषदें होती हैं भाई, क्षेत्रीय परिषद। इसका गठन क्यों किया जाता है? तो विशिष्ट मुद्दों के समाधान हेतु या इनको संबोधित करने हेतु इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें नीति आयोग के द्वारा क्यों गठित की जाती हैं? तो विशिष्ट मुद्दों के समाधान या इनको संबोधन देने हेतु इसका गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों में भी वही बातें शामिल हो जाएंगी। अध्यक्षता कौन करेगा? नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसकी क्या करेगा भाई? क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करेगा। उसके बाद में आगे देखिए, इसमें और कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषदों में शामिल होते हैं। तो ये बातें प्रारंभिक बातें हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। विशिष्ट मुद्दों को संबोधन देने हेतु या उनका समाधान करने हेतु इनका गठन किया जाता है। अध्यक्षता नीति आयोग का उपाध्यक्ष करते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष की भाई प्रधानमंत्री जी करते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। आगे बात करें भाई सदस्य, नीति आयोग में सदस्य। तो सदस्यों को आप सदस्य 4 प्रकार के देखेंगे हम। एक तो होता है भाई पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य होते हैं अंशकालिक सदस्य। अंशकालिक सदस्य, एक होते हैं पदेन सदस्य, और एक होते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य, ये 4 प्रकार के सदस्य नीति आयोग में आप देखेंगे, समझेंगे। पूर्णकालिक सदस्य, इसका दर्जा है राज्य मंत्री के समान। किसके समान है भाई? दर्जा राज्य मंत्री के समान। पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा किसके समान होता है? राज्य मंत्री के समान होता है। अब देखिए, पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें तो ये भाई अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जिनको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नीति आयोग में शामिल किया जाता है।
तो वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन हैं नीति आयोग में? एक तो हैं विवेक देबरॉय, विवेक देबरॉय, एक है विवेक ये वीके सारस्वत, वीके सारस्वत, और एक कृषि अर्थशास्त्री हैं भाई रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र। ये नीति आयोग में वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हैं। इनका दर्जा राज्य मंत्री के समान होता है। अब देखिए अंशकालिक सदस्य कौन होते हैं? तो ये अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के बारी बारी से पदेन सदस्य होते हैं 2। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के बारी बारी से पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में नीति आयोग में शामिल होते हैं। वर्तमान में जो हमारा सबसे बड़ा मेडिकल क्षेत्र का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स के शिशु बाल रोग विभाग के प्रमुख हैं वीके पॉल, विनोद कुमार पॉल इसमें अंशकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भाई। तो ये हो गया दूसरा अंशकालिक सदस्यों का प्रकार। पदेन सदस्य, पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य पदेन सदस्य के रूप में नीति आयोग में सेवाएं देते हैं। कौन कौन है भाई? तो वर्तमान में है 4। एक तो है गृह मंत्री कौन है भाई? अमित शाह है, नीति आयोग में शामिल है। गृह मंत्री के अलावा रेल मंत्री, पीयूष गोयल, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, और कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह जी तोमर। तो पदेन सदस्य के रूप में 4 सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। वर्तमान में 4 ये हैं केंद्रीय, यानी ये आप ये ध्यान रखें गृह मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री जो भी होगा वो पदेन सदस्य के रूप में नीति आयोग में जगह बनाएगा भाई। प्रधानमंत्री उनको नामित करेंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य, यहां पर भी ये ध्यान रखें पीएम द्वारा नामित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। तो वर्तमान में तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में राजनीति के विशेषज्ञ शामिल हैं इसमें। वर्तमान में कौन कौन है? वर्तमान में 3 हैं। एक तो नितिन गडकरी साहब, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, नितिन गडकरी। इसके अलावा एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, और एचआरडी मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री या भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक।
रमेश पोखरियाल निशंक, ये वर्तमान में इसमें शामिल है भाई, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में। और नीति आयोग के दो हब हैं, दो क्या हैं, हब हैं। एक तो है, पहला है टीम इंडिया हब, टीम इंडिया हब, और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये दो हब हैं नीति आयोग के। एक बार मैं इस नीति आयोग को पुनः रिपीट करवा देता हूं। नीति आयोग पूरा नाम क्या है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को समाप्त करके इसका गठन किया गया। इसकी संरचना, अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, दर्जा उसका कैबिनेट मंत्री के समान होता है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी भारत सरकार के सचिव के समान होता है, समकक्ष, जिसे प्रधानमंत्री एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त करते हैं। प्रथम सीईओ सिंधु एस खुल्लर थी, वर्तमान में अमिताभ कांत है भाई। शासकीय परिषद होती है नीति आयोग की, गवर्निंग काउंसिल, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें विशिष्ट मुद्दों को संबोधन देने हेतु या उनका समाधान हेतु गठित की जाती हैं। अध्यक्षता नीति आयोग का उपाध्यक्ष करता है, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। नीति आयोग के सदस्यों की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री के समान होता है, और वर्तमान में ये 3 सदस्य हैं भाई पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नीति आयोग में, विवेक देबरॉय, वीके सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के बारी बारी से पदेन सदस्य 2 शामिल होते हैं अधिकतम अंशकालिक सदस्य के रूप में। वर्तमान में एक ही हैं, वीके पॉल, एम्स के शिशु बाल रोग विभाग के प्रमुख हैं वीके पॉल, विनोद कुमार पॉल। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य, वर्तमान में 4 हैं, गृह मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री। और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। वर्तमान में 3 हैं, नितिन गडकरी साहब, थावरचंद गहलोत और रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है भी। और टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन जो हब है वो नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं। अब देखिए नीति आयोग के गठन के क्या कारण है, ये चीजें भी समझना जरूरी है। गठित तो कर दिया, लेकिन क्यों किया, नीति आयोग के गठन के कारण। नीति आयोग वही भारत में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। किसके रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो नीति आयोग के गठन के प्रमुख कारण क्या है, देखिए पहली बात यह है कि भारत की विश्व स्तर पर वर्तमान समय में साख बढ़ी है भाई। विश्व स्तर पर क्या बढ़ी है, साख बढ़ी है। भारत की विश्व स्तर पर क्या बढ़ी है, साख बढ़ी है। इस कारण एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की आवश्यकता महसूस हुई कि एक थिंक टैंक चाहिए जो योजना बनाए और इस कारण इसका गठन किया गया भाई।
तो भारत की विश्व स्तर पर साख बढ़ी है, इस कारण एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की प्रभावी आवश्यकता महसूस हुई, जिस कारण नीति आयोग का गठन किया गया। अभी दूसरा कारण क्या है, वर्तमान समय में तीव्र गति से राजनीतिक सामाजिक वर्तमान समय में तीव्र गति से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलाव को देखते हुए तथा योजना आयोग की अक्रियता या निष्क्रियता के कारण भी नीति आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। दूसरा कारण ये है, वर्तमान समय में भी तेज गति से राजनीतिक दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, इसको देखते हुए और नीति आयोग की कमजोर या निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग का गठन किया गया। तीसरा कारण क्या है, योजना आयोग द्वारा निर्मित योजनाओं का लाभ शीर्ष से निम्न स्तर पर नहीं पहुंच पाना। कहने का मतलब, जो योजना आयोग योजनाएं बनाता था उसका लाभ ऊपर से नीचे तक, ऊपर वाले स्तर से निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाता था, इस कारण भी योजना आयोग की समाप्ति की गई और नीति आयोग का गठन किया गया। उसके बाद में और बात करें तो भारत में विविधता वाली स्थिति को देखते हुए एक समान रूप से किसी योजना को भारत में विविधता वाली स्थिति को देखते हुए एक समान रूप से किसी योजना को लागू नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाना। यानी भारत में भाई विविधता वाली संस्कृति पाई जाती है, इसको देखते हुए एक समान रूप से किसी भी योजना को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू नहीं किया जा सकता था। कई व्यवस्थाएं हैं भारत में, अनुच्छेद 370, 371 के अंतर्गत कई राज्यों को अलग प्रकार की व्यवस्था है, तो इस कारण भी नीति आयोग का गठन किया गया। ये 3-4 बातें हैं भाई, आसानी से ध्यान में रहने वाली हैं, कोई विशेष तथ्य मेरे ख्याल से है नहीं। भारत की विश्व स्तर पर वर्तमान समय में भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में साख बढ़ी है। आप लोग सभी लोग इसके बारे में मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर जानते होंगे। इस कारण एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की आवश्यकता महसूस हुई। वर्तमान समय में तीव्र गति से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलाव को देखते हुए तथा योजना आयोग की अक्रियता को देखते हुए नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग जो योजनाएं बनाता था उसका लाभ ऊपर से नीचे तक नहीं पहुंच पाता था। भारत में विविधता वाली स्थिति को देखते हुए एक समान रूप से किसी योजना का लागू नहीं किया जाना, ये इसके गठन का कारण था भाई। उसके बाद में इसके उद्देश्य, इसका गठन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया, तो नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य, नीति आयोग के उद्देश्य ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई उद्देश्य।
तो पहली बात इंपॉर्टेंट है, नियोजन में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नियोजन में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना पहला उद्देश्य है। उसके बाद में दूसरी बात, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नियोजन में सहभागिता होना। केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियोजन में क्या होनी चाहिए भाई? सहभागिता होनी चाहिए। इस उद्देश्य से भी इसका गठन किया गया। इसके अलावा उद्योगपति, विषय विशेषज्ञों, उद्योगपति विषय विशेषज्ञों तथा देश विदेश के मर्मज्ञ का मतलब होता है काफी ज्यादा जानकार विद्वान। उद्योगपति विषय विशेषज्ञों तथा देश विदेश के मर्मज्ञ विद्वानों की वैचारिक सहभागिता, इसके अलावा और बात करें तो लोगों एवं राज्यों, यहाँ जनता शब्द लिखें, जनता एवं राज्यों की आवश्यकता अनुसार नियोजन, आवश्यकता अनुसार नियोजन। और बात करें तो राष्ट्रीय योजना निर्माण, राष्ट्रीय योजना निर्माण में राष्ट्रीय एजेंडे के साथ साथ राज्यों के एजेंडे को भी यथोचित महत्व देना। राष्ट्रीय योजना निर्माण में राष्ट्रीय एजेंडे के साथ साथ राज्यों के एजेंडे को भी यथोचित यानी जितना हो सके उतना महत्व देना। बराबर की भागीदारी राज्यों की भी होनी चाहिए राष्ट्रीय योजना निर्माण में केंद्र के साथ में। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सहभागिता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए नियोजन में सहभागिता। इसके अलावा और क्या है भाई? ग्राम स्तर पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। ग्राम स्तर पर विकास योजना का प्रभावी तंत्र निर्मित किया जाना, ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है नीति आयोग का। ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं का प्रभावी तंत्र निर्मित किया जाना। इसके अलावा वंचित एवं पिछड़े
वंचित एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सहायता, विशेष रणनीति एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। तो ये है भाई आपके नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य। मेरे ख्याल से ध्यान रहने वाली चीजें हैं, कोई विशेष कठिनाई वाली बातें नहीं है। नियोजन में सहकारी संघवाद को, नीति आयोग में भाई जो सहकारी संघवाद है इसको केंद्र में रखा गया है। नियोजन में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नियोजन में सहभागिता, उद्योगपति, विषय विशेषज्ञों, देश विदेश के जो मर्मज्ञ काफी ज्यादा जानकार विद्वान है उसकी वैचारिक सहभागिता, जनता एवं राज्यों की आवश्यकता अनुसार नियोजन, राष्ट्रीय योजना निर्माण में राष्ट्रीय एजेंडे के साथ साथ राज्यों के एजेंडे को भी जितना हो सके उतना महत्व दिया जाना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए नियोजन में सहभागिता, ग्राम स्तर पर विकास योजना का प्रभावी तंत्र निर्मित किया जाना, वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रणनीति एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना। ये नीति आयोग के प्रमुख क्या है भाई उद्देश्य हैं। जो हमने पढ़ा इसका क्या निष्कर्ष निकला, नीति आयोग क्यों गठित किया गया, क्या कारण हमने पढ़े थे, किन कारणों से गठित किया गया, किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति आयोग का गठन किया गया। तो देखिए निष्कर्ष में ये बातें सामने आती हैं कि नीति आयोग की स्थापना भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं नियोजन, नीति आयोग की स्थापना भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं नियोजन के लिए उचित समय पर उठाया गया। उचित समय पर उठाया गया सही कदम है। पहली बात तो ये है भाई, ये निष्कर्ष निकलता है कि नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य भारत में क्या है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, नियोजन को देखते हुए उचित समय पर उठाया गया एक सही कदम है। क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार काफी बड़ा है। अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? बड़ा है। अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा है, साथ ही आंतरिक समस्याएं जैसे बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, बढ़ती जनसंख्या, की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु एक स्थायी सतत और कारगर समाधान चाहती हैं भैया। तात्पर्य समझ रहे होंगे आप। अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार काफी बड़ा है भाई, आंतरिक समस्याएं, बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, एक स्थायी
एक स्थायी, सतत और कारगर समाधान चाहती है। और देखिए एक और क्या है, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा हेतु प्रभावी व्यापारिक रणनीति की अविलंब आवश्यकता है। तो उदारीकरण वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा हेतु प्रभावी व्यापारिक रणनीति की एक अविलंब आवश्यकता है। और नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना इन्हीं चुनौतियों का सामना करने हेतु की गई है। ये निष्कर्ष निकलता है। भी एक बार पुनः देखें निष्कर्ष को। नीति आयोग की स्थापना भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था और नियोजन के लिए उचित समय पर उठाया गया एक सही कदम है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वही काफी ज्यादा बड़ा है। आंतरिक समस्याएं, बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, एक स्थायी, सतत और कारगर समाधान चाहती हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा हेतु प्रभावी व्यापारिक रणनीति की वर्तमान में अविलंब यानी बिना देर किए हुए इन चीजों का समाधान करने की आवश्यकता है। और नीति आयोग की स्थापना इन्हीं चुनौतियों का सामना करने हेतु की गई है। भाई नीति आयोग से यह आकांक्षा की जाती है कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याएं, इन चुनौतियों का कारगर ढंग से क्या करें, सामना करें, इनका उपाय ढूंढें। तो मेरे दृष्टिकोण से योजना आयोग, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के संदर्भ में जो बातें थी वही कंप्लीट होती हैं।